हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री को रिवाइज करने जा रहे हैं। हम स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री के नेशनल मूवमेंट से कर रहे हैं, मतलब भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी उसको हम लोग अभी रिवाइज करने जा रहे हैं। बाकी फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल और एंशिएंट सब हिस्ट्री को हम लोग रिवाइज करेंगे। ये मेनली फोकस्ड होगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को बांटा जाता है, या फिर इंडियन मूवमेंट जो है, नेशनल मूवमेंट आज़ादी का, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट माना जाता है कि पहली लड़ाई आज़ादी की रिवोल्ट ऑफ 1857 था, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1857 की क्रांति से, क्योंकि इसको आज़ादी की पहली लड़ाई माना जाता है और हम लोग आज़ादी की लड़ाई को ही यहाँ पर रिवाइज करने जा रहे हैं। तो इसके पहले रिवोल्ट जो हुआ, क्यों हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कई सारे अंग्रेज़ों के द्वारा दमनकारी नीतियाँ आई थी, मतलब उसमें सप्रेशन पॉलिसीज़ था, जिसमें लोगों को सताया जा रहा था, काफ़ी उनसे टैक्स वसूला जा रहा था और भी कई तरह के उनको प्रॉब्लम से सामना करना पड़ा था लोगों को। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था। सब्सिडरी अलायंस क्या था? तो ये फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स के द्वारा लगाया गया था, है ना। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया था? फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स के द्वारा। और फिर अंग्रेज़ का एक लॉर्ड वेलेजली था, वो काफ़ी इसको अप्लाई किया 1798 में, बहुत फेमस तरीके से अप्लाई किया, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग किया तो फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स के द्वारा, लेकिन 1798 में लॉर्ड वेलेजली इसको काफ़ी वाइडली स्प्रेड किया। द ब्रिटिश अंडर द सब्सिडी अलायंस सिस्टम एग्री टू प्रोटेक्ट। इसमें क्या होता था कि जो इंडियन जो रूलर थे, इंडिया का जो राजा थे, उनको कहा जाता था कि आप अपना आर्मी मत रखिए, आप हमको पैसा दे दीजिए और आर्मी हम दे देते हैं आपको, है ना। मतलब मान लीजिए कि एक राजा है, इंडियन गवर्नमेंट है और ये अंग्रेज है, तो अंग्रेज आकर के राजा को बोल रहा है कि आप अपना आर्मी मत रखिए, है ना, आर्मी पे जो आप खर्च करते हैं वो मत कीजिए, आप उसके बदले पैसा हमको दीजिए, हम आपको आर्मी प्रोवाइड करा देंगे। तो ये था सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता था कि एग्री टू प्रोटेक्ट द इंडियन रूलर्स, ठीक है, भारत के जितने रूलर थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया। किसके अगेंस्ट? तो एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंटरनल डिजॉर्डर, है ना, कि बाहर का दूसरा राजा, कोई इंडियन रूलर या फिर कोई विदेशी रूलर भी, और इंटरनल डिजॉर्डर मतलब कि अंदर में भी यदि कोई डिजॉर्डर होता है तो उससे बचाने के लिए आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करा देंगे, हम आपको सेना दे देंगे, ठीक है। तो था सब्सिडरी अलायंस। द फॉर हुज मेंटेनेंस दे हैव टू पे द सब्सिडी, है ना, पहले ही हम आपको बताएं। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, पहला कौन था इसमें, ये पूछा जाता है कहाँ था। तो पहला सब्सिडी अलायंस निज़ाम ऑफ हैदराबाद मतलब कि चूज किया था कि हाँ ये सही है, ठीक है। लोगों को यही लगता था कि हम जो है आर्मी पे भी पैसा खर्च करते ही हैं, उसके बदले आर्मी में काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जाता है, इससे बढ़िया है कि एक रेडीमेड आर्मी रख लिया जाए अंग्रेज़ों का, ठीक है। और अंग्रेज़ को इससे क्या फ़ायदा होने लगा कि एक बिना लड़े, मतलब बिना लड़ाई किए अपना आर्मी उनके स्टेट में चला गया, है ना। तो अंग्रेज़ को इससे ही फ़ायदा हो गया। आर्मी तो अंग्रेज़ का ही है ना, अंग्रेज़ यदि तो बोलेगा तो उस राजा को भी कैप्चर कर सकता है, आर्मी उसके स्टेट में तो पहुंच गया। तो अंग्रेज़ को फ़ायदा ये था कि बिना लड़ाई किए, बिना कोई खर्च किए, है ना, शांति से अपना आर्मी उसके स्टेट में पहुँच गया। और इंडियन रूलर बेवकूफ़ बनते जा रहे थे कि उनको आर्मी नहीं रखना पड़ रहा, बल्कि पैसा दे देते हैं और आर्मी प्रोवाइड हो जाता है। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो पहला थे इसमें सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन करने वाले, जो 1798 में, आप देख सकते हैं 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली इसको लागू किया बड़े स्तर पर, वाइड स्प्रेड लेवल पे। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद उसी साल, है ना, निज़ाम ऑफ। तो पहला इतना याद रखिएगा, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली। स्टार्ट किसके किया था? डुप्लेक्स के द्वारा। स्प्रेड किसके किया, वाइडली अप्लाई किसके किया है? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798। पहला आदमी था निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1798, ठीक है। ये था सब्सिडरी अलायंस के बारे में। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके तहत क्या था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये कहा जाता था कि यदि कोई राजा है, उसका अपना बेटा नहीं है ना, अपना बेटा नहीं है, तो उसको जो उसका जो राज्य होगा उसके मरने के बाद अंग्रेज का अपने आप हो जाएगा, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या कहा गया कि यदि किसी का लीगल आयर नहीं है, मतलब लीगल संतान नहीं है, ठीक है, उसका अपना संतान नहीं है, लीगल उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर उसके मरने के बाद, है ना, उस राजा के जीवित रहने तक नहीं, उसके राजा के मरने के बाद अपने आप वो राज्य अंग्रेज में मतलब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो जाएगा, अंग्रेजों के पास चला जाएगा। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इससे बचने के लिए कई लोग जो है दूसरे के बच्चों को गोद लेने लगे, है ना, मतलब कि अपना संतान यदि नहीं होता तो दूसरे के बच्चों को गोद लेने लगे। तो अंग्रेज जो है इसको मानने से मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं है, अपना संतान होना चाहिए, लीगल हायर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसके द्वारा बहुत सारे स्टेट को अनेक्स किया गया था। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था। और इसके तहत कौन कौन सा स्टेट को हड़पा गया था? सतारा को 1848 में, जयपुर नहीं है, जयपुर, संबलपुर, फिर उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, भगत है, भगत ये राजस्थान में है, भगत की कोठी जगह का नाम है पूरा। तो 1850 में है। तो मेनली इसमें पूछा जाता है, झांसी के बारे में पूछा जाता है, झांसी की रानी वाली आप सुने होंगे, 1853 में। नागपुर और सतारा के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। या फिर क्रोनोलॉजी सजाने के लिए आ जाता है कि कौन कहाँ पहले हुआ था। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, अरेंज करके ही है, सबसे पहले सतारा, फिर जयपुर, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, झांसी,
नागपुर, इस तरीके से। तो ये था डॉक्ट्रिन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। इससे कुछ राजा जो है खुश नहीं थे, कुछ खुश भी थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इससे तो शायद कोई नहीं खुश था, है ना। नेक्स्ट है मतलब कि एक लड़ाई जो होता है, एक रिवोल्ट होता है, उसके कई कारण होते हैं। तो इकोनॉमिक कारण होते हैं, पॉलिटिकल कारण होते हैं, रिलीजियस रीजन होते हैं ना, सोशल रीजन होते हैं, कई तरह के रीजन होते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन होता है उसको बोलते हैं इमीडिएट कॉज, जिसके कारण से सब कुछ होता है। जैसे मान लीजिए कि दो आदमी के बीच में लड़ाई हुआ, एक ए है एक बी है। तो ए और बी में लड़ाई हुआ, तो एक दिन बहस हुआ, है ना, दोनों अपने अपने घर चला गया, कोई टेंशन नहीं। दूसरे दिन भी बहस हुआ, दोनों अपने अपने घर चला गया। तीसरे दिन बहस हुआ और तीनों लड़ गया, है ना, सॉरी दोनों लड़ गया, है ना, दोनों में लड़ाई हो गया। तो उस दिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी दिन में जो बोला गया या उसी दिन के टॉपिक को लेकर लड़ेगा, है ना, पहले वाला भी बोलेगा, है ना, ये भी अपने पहले जो 2 दिन पहले जो बहस हुआ था उसको भी यहाँ पे शामिल करेगा। तो रीजन तो ये दोनों भी है ना, रीजन तो ये दोनों भी है। लेकिन इमीडिएट रीजन कौन है, जो उस दिन हुआ, है ना। इमीडिएट रीजन कौन होता है, जो उस दिन जिसके कारण से लड़ाई हो गया तुरंत। तो इमीडिएट कॉज का मतलब वही होता है कि पहले से तो कई गुस्सा था ही, मतलब इंडियन में पहले से भी गुस्सा था, लेकिन कौन सा गुस्सा के कारण अंग्रेज़ पे अथी हो गया, मतलब कि रिवोल्ट हो गया अंग्रेज़ के कारण, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट कॉज, ठीक है। तो इंडियन सेपोए बिलीव डेट द गवर्नमेंट वाज डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन। तो इमीडिएट कॉज रिलीजियस कॉज के अंदर आता है, मतलब ये रिलीजन पर्पज से था। इसमें क्या था कि एक स्पेशल तरह का एक लाया गया था इनफील्ड राइफल जिसको बोलते हैं, जिसमें ऐसा अफवाह फैलाया गया, एक कार्टिज लाया गया इनफील्ड राइफल का जो कार्टिज था, अफवाह फैलाया गया कि इसमें जानवर का इसमें ग्रीस डाला हुआ है या फिर जानवर का फैट डाला हुआ है, ठीक है, जिसमें पिग और बीफ दोनों था। तो इससे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क गए और फिर यही एक इमीडिएट कॉज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडियन सुपर बिलीव डेट द गवर्नमेंट वाज डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन बाय इंट्रोड्यूसिंग द इनफील्ड राइफल, ठीक है। इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे लोगों को लगा कि हमारा जो धार्मिक भावना है उसको आहत किया जा रहा है, और जिसके कार्टिज में ग्रीज थे जो फैट के बने थे, बीफ और पिग के, ठीक है। जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के जो सिपाही थे यानी सिपाही थे वो भड़क गए, ठीक है। मंगल पांडे जो इसका स्टार्टिंग करने वाले थे, ठीक है, मंगल पांडे एक सिपाही थे 34th नेटिव इन्फेंट्री। ये इन्फेंट्री का पूछा गया था किसी स्टेट के पीसीएस एग्जाम में कि मंगल पांडे कौन से इन्फेंट्री के थे। तो इस तरह का भी आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, तो अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ के थे, मतलब 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे, बैरकपुर में पोस्टेड थे, कोलकाता में, ठीक है। ये पहले आदमी थे तो रिबेल अगेंस्ट द यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज। ही फायर्ड सर्जेंट मेजर हडसन, है ना, ये हडसन उनका जो मेजर सार्जेंट था उसको ये मार दिए, उस पर फायरिंग की और वो मर गया, ठीक है। तो मंगल पांडे जो है उसके लिए एग्जीक्यूट किया गया, उनको फांसी भी हुआ था। तो मंगल पांडे इसके शुरू करने वाले थे 29 मार्च 1857 को ही, ठीक है। लेकिन इसके बाद कई दिन के बाद मतलब कि मंगल पांडे को मारा गया, फांसी दे दिया गया, उसके कई दिन के बाद फिर से रिवोल्ट चालू हुआ, मतलब कि लेकिन स्टार्टिंग बोल सकते हैं यहीं से हुआ था। द लास्ट मुगल इंपेरर बहादुर शाह जफर वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट इन दिल्ली। तो ये लीडर नहीं थे बल्कि इनको ज़बरदस्ती लीडर बना दिया गया था ना, बहुत लोग आए, बहुत सारे सिपाही आए इनके पास, और एक लीडर तो होना चाहिए ना कि यदि अंग्रेज़ आज भाग जाते हैं, सब लोग यही सोचा है कि हम लोग रिवोल्ट तो कर रहे हैं लेकिन यदि अंग्रेज़ भाग जाते हैं तो हमारा देश चलाएगा कौन अभी, क्योंकि ये लोग तो सिपाही थे और भी कोई उतने काबिल नेता उसमें माना जाता नहीं था, है ना। मतलब एक पैरेलल कोई गवर्नमेंट था नहीं कि यदि अंग्रेज़ चले जाएंगे तो ऐसा कोई व्यवस्था था नहीं कि देश चलाएगा कौन। तो इसलिए क्या किया गया कि ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जो थे उस समय के बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको मान लिया कि ठीक है यही देश चलाएंगे ना यदि अंग्रेज़ भाग जाते हैं तो मुगल इम्पेरर को जो है घोषित किया गया, है ना, डिक्लेयर द इम्पेरर ऑफ हिंदुस्तान। और उस समय काफ़ी बूढ़े थे, मतलब कि उतने सक्षम नहीं थे कि हाँ लड़ सकें, लेकिन फिर भी इनको लीडर घोषित किया गया कि यही हमारे नेता हैं। नाना साहिब जो थे एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि एडॉप्टेड सन को नहीं माना जा रहा था लीगल, तो उसके कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उनका भी जो यहाँ पे था नागपुर या फिर सतारा, महाराष्ट्र के दोनों रीजन है, उसको हड़पा जा रहा था, है ना। तो नाना साहब कहाँ के थे, तो पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे और उनको जो है नहीं माना जा रहा था। लिविंग एट बिठूर नियर कानपुर, कानपुर में जगह है बिठूर, वहाँ पे वो रह रहे थे, उनको जो है उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा था अपने स्टेट का। नाना रिसेंटेड द ग्रेजुअल लॉस ऑफ हिज स्टेटस एंड कंसिक्वेंट ह्यूमिलेशन। नाना जो है, नाना साहेब जो थे, अपना जो स्टेटस उनका लॉस हुआ है ना एक राजा के रूप में, उसको मानने को तैयार नहीं थे और काफ़ी मतलब उसे दुखी थे। द रिबल्स एट कानपुर मेड हिम देयर लीडर। तो कानपुर में जो रिबल्स थे, ठीक है, वहाँ के जो विद्रोही थे उनको लीडर बना दिए। और द डिफिएंट नाना साहिब डाइड एज अ फ्री मैन प्रोबेबली इन 1858 इन स्पाइट ऑफ ऑल ब्रिटिश अटेम्प्ट ऑफ कैप्चर। तो ये लड़ाई किए, अच्छी तरह से लड़े और भाग करके नेपाल चले गए थे एट लास्ट,
और उनका डेथ वहीं पे हो गया ऐसा माना जाता है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है और कब हुआ ये भी कोई किसी को पता नहीं है, लेकिन 1858 के आसपास अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं हुआ था, ठीक है, अंग्रेज से वो कैप्चर नहीं हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता होगा, झांसी को भी 1853 में हड़पा गया था, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई चाइल्डलेस थे, मतलब उनका कोई बच्चा नहीं था और विडो भी थे, ठीक है। तो गंगाधर राव जो वहाँ उनके हस्बैंड का नाम था, रूलर ऑफ झांसी, गंगाधर वाज नॉट परमिटेड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सक्सेसर, ठीक है। तो कोई सक्सेसर को वहाँ का मतलब कि अंग्रेज़ के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को कोई सक्सेसर अडॉप्ट करने के लिए नहीं बताया गया, ठीक है, उनके हस्बैंड के डेथ के बाद, ठीक है। और डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा करके उनका हड़प लिया गया और उनको पेंशन ऑफर किया गया कि आपको जब तक जिंदा है इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो लड़ना स्वीकार किए, पैसा स्वीकार नहीं किए और लड़ते हुए मर गए, मतलब कि मारे गए, ठीक है। जून 58 में उनको मारा गया था। नेक्स्ट है बख्त खान। ये कहाँ का था? तो वह जब वर्चुअल कमांडर ऑफ द सेपोई फोर्सेज, ऑल दो मिर्जा जहुराउद्दीन और मिर्जा मुगल द इल्डेस्ट सन ऑफ एम्पायर वाज स्टिल कमांडर इन चीफ। तो जैसे अब यहाँ पे पढ़े थे कि ये जो था बहादुर शाह जफर, उनको एम्पायर घोषित किया, तो उनका जो बेटा था इल्डेस्ट सन, ठीक है, तो उसको कमांडर इन चीफ बनाया गया, जिसका नाम था मिर्जा मुगल या फिर उसका नाम था मिर्जा जहरुद्दीन, ठीक है। लेकिन एक वर्चुअल कमांडर, मतलब कि इनके बस नाम के कमांडर इन चीफ थे, बख्त खां ओरिजिनल कमांडर थे, ठीक है। कमांडर इन चीफ तो ये थे मिर्जा मुगल, लेकिन सारा काम बख्त खां करते थे, तो इसलिए उनको वर्चुअल कमांडर वहाँ पे बोला जाता है। आफ्टर द फॉल ऑफ दिल्ली ही ज्वाइन द रिबल फोर्सेज इन लखनऊ एंड शाहजहाँपुर। फिर दिल्ली के बाद लखनऊ और शाहजहाँपुर में जा करके भी ये रिबल्स को सहयोग किए। अजीमुल्ला कौन है? तो प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग रिवोल्ट 1857 एट कानपुर। कानपुर में रिबेलियन को ज्वाइन, मतलब कि एक जगह इकट्ठा करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। और बाद में नाना साहब के साथ नेपाल भाग गए, जैसे नाना साहब नेपाल चले गए थे और वहीं पे उनका भी डेथ हो गया। कुंवर सिंह, जिनको ये बिहार का शेर यहाँ पे लिखा गया है, ऐसा बोला जाता है, ये बिहार में आरा में ऑर्गेनाइज किए थे रिबेलियंस को। ये ज़मींदार थे जगदीशपुर के, ठीक है। और आरा से कम्प्लीटली जो भगा दिए गए थे, मतलब अंग्रेज़ को भगा दिए थे। बाद में इनका भी डेथ हो गया था, नदी क्रॉस करते समय इनको गोली मार दिया गया किसी अंग्रेज़ के द्वारा, और उनके 2-3 दिन बाद जो है इन्फेक्शन से इनका डेथ हो गया। उसके अलावा यहाँ पे ये तो थे जो कौन कौन सहयोग किए, है ना। कौन कौन सहयोग नहीं किए, तो बहुत सारे रूलर थे इंडिया के, वो सहयोग नहीं किए। फिर साउथ इंडिया में मूवमेंट उतना नहीं चल पाया था। उसका रीज़न क्या है? साउथ इंडिया में 2 या 3 साल पहले एक वेल्लोर विद्रोह हुआ था, है ना, वेल्लोर विद्रोह हुआ था, वेल्लोर रिवॉल्ट। उसमें नॉर्थ इंडिया का सहयोग नहीं मिला था। तो एक तरह समझिए कि उसी का बदला लेने के लिए साउथ इंडिया वाले, जब उत्तर में रिवॉल्ट हुआ, नॉर्थ में रिवॉल्ट हुआ, तो साउथ इंडिया वाले पार्टिसिपेट नहीं किए उतने अच्छे से, ठीक है। तो बहुत सारे जो नेटिव लोग थे, जैसे सिंधिया ऑफ ग्वालियर, है ना, ये भी पूछा जाता है ग्वालियर कहाँ के राजा, मतलब ग्वालियर के राजा कौन थे, या फिर सिंधिया कहाँ के राजा थे। होलकर ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर, और भी बहुत सारे राजपूत रूलर, जैसे पटियाला के, है ना, जिंद के, कश्मीर के, और भी कई तरह बड़े ज़मींदार, ये ब्रिटिश को हेल्प किए और रिवोल्ट को सप्रेस करने में भी इनका योगदान था, मतलब ये रिवोल्ट के अगेंस्ट थे, ठीक है। द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन डिडेंट सपोर्टेड द रिपोर्ट। फिर जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन थे, जो अंग्रेजी सरकार के पढ़े लिखे लोग थे, इंग्लिश मीडियम वाले, वो भी जो है इनको सपोर्ट नहीं किए, बल्कि और जो है जो रिवोल्यूशनरी थे, जो रिवोल्ट करने वाले थे, सिपाही थे, उनको उनके अगेंस्ट में ये बात बोलते थे, है ना। नाइदर द लीडर नॉर द सिपाही वर इंस्पायर्ड बाय एनी हाई आइडियल ऑफ पेट्रोलिज्म। और इसका क्या रीज़न था? ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि हर जगह 1 से 2 साल के अंदर अंग्रेज वापस फिर कब्जा कर लिए, है ना। शुरू में तो भाग जाते थे, लेकिन बाद में बड़े फोर्स ला करके वो जीत जाते थे। तो रीज़न यही था कि एक कॉमन पेट्रोटिज्म या नेशनलिज्म का भावना नहीं था, सब अपने अपने के लिए लड़ रहा था। जैसे वहाँ पे झांसी में झांसी की रानी खुद बोल दी थी कि यदि हमारा स्टेट को जो नहीं हड़पा जाएगा डलहौजी के द्वारा, तो हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो सबका अपना पर्सनल रीज़न था, ना, किसी का एक कॉमन रीज़न नहीं था, एक कॉमन भावना नहीं था नेशनलिज्म का उस समय तक। उसके बाद हुआ, उस समय तक नहीं था। और कई लोग जो है बड़े लेवल के लोग इसमें तो शामिल ही नहीं हुए, पढ़े लिखे लोग, और भी जो अमीर लोग थे, हैं ना, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा इसमें होता था, ठीक है। नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट इन दिल्ली। अब यहाँ पे सप्रेशन कहाँ कहाँ कैसे ख़त्म हुआ? तो 20 सितंबर 1857 को ही, मतलब दिल्ली आई थिंक सबसे पहले ही अंग्रेज़ के द्वारा वापस ले लिया गया था। जॉन निकोल्सन वहाँ पे सप्रेस किया। कानपुर जो है 6 दिसंबर 1857 को सप्रेस हुआ, वहाँ का जो रिवोल्ट था।
कॉलिन कैंपवेल के द्वारा, लखनऊ को 1858 के 21 मार्च में, वो भी कॉलिन कैंपवेल के द्वारा, झांसी को ह्यूज रॉस के द्वारा, आरा को विलियम टेलर के द्वारा, है ना, आरा विलियम टेलर के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग हर जगह ख़त्म कर दिया गया रिवोल्ट को। और दबाने के पीछे मेन रीज़न यही रहा कि कोई एक मेन लीडर नहीं था, लोगों में एकजुटता का भावना नहीं था, सब अपने अपने जगह पर लड़ रहे थे और अपने अपने पर्सनल कॉज के लिए लड़ रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो अब उसके बाद जब 1857 में इस तरह का विद्रोह हुआ तो अंग्रेज़ को पता चला, है ना, क्योंकि उसके पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी ना, इंग्लैंड गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। तो जब अंग्रेज़ को पता चला इंग्लिश पार्लियामेंट को कि ऐसा कुछ होने वाला, मतलब इंडिया में रिवॉल्ट हुआ इतना बड़ा, इतने हाई लेवल का, तो क्वीन जो है पूरे इंडिया को अपने शासन के डायरेक्ट अंदर ले ली, मतलब बोली कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोली कि तुम अब हट जाओ, अब हमको शासन करने दो। तो वही इशूड इन 1858 एक एक्ट इसको किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर इसको गुड गवर्नेंस एक्ट बोला जाता है ना, उसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है। तो वो लाया गया और उसमें जो है ब्रिटिश टेरिटरी माना गया इंडिया को, और उसमें बहुत चीज़ देखा गया कि रीज़न देखा गया, उन लोग अपने आप में एक तरह से कंक्लूजन निकाला कि आखिर रिवोल्ट का रीज़न क्या था। तो लोग देखा कि रिलीजियस रीज़न था, तो लोग बोला कि अब हम रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो नेटिव यहाँ के जो राजा हैं, नेटिव रूलर हैं, उनमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वही लोग तो थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिस्क्लेम्ड ऑल एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी, वो बोला, मतलब अंग्रेज का जो पार्लियामेंट है उसमें ऐसा बताया गया कि अब जो है एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, हैं, जैसे अभी हो रहा था ना कि बंगाल से एक्सटेंड करते हुए डिफरेंट तरह का लाया, सब्सिडरी अलाउंस लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया। ये क्या था, एक्सटेंशन पॉलिसी था, अपने साम्राज्य को विस्तार करने का पॉलिसी था। लेकिन अब बोला गया कि अब जितना है हम उतने में खुश हैं, है ना, तो जो रूलर हैं, जो राजा हैं वहाँ के, वो हमसे डरे नहीं, है ना, अब हम अपना एक्सटेंशन पॉलिसी ख़त्म करने जा रहे हैं, एक्सटेंड नहीं करेंगे। उसके बाद हम रिलीजियसली टॉलरेट करेंगे, जो भी जिसका रिलीजन अपना फॉलो कर सकता है। इट प्रोमिस द रिस्पेक्ट, द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेटिव प्रिंसेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पार्डन एंड एमनेस्टी वर ग्रांटेड टू ऑल दोज स्टिल इन आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी युद्ध के बंदी थे, ऐसा बोल सकते हैं, जो वार युद्ध में जो बंदी थे, है ना, तो उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा माफ़ी दिया गया। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है। ब्रिटिश क्राउन जो है इंडिया के सोवरेनिटी को टेक ओवर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उसके बाद जो है एक नया पोस्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको हेल्प करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए एक 15 मेंबर का काउंसिल होता था। ठीक है, जिसमें एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश कंपोजिशन होता था, और पहले एक मतलब कि एक एडवाइजरी बॉडी था। तो आप ऐसे समझिए कि 1858 में जब रानी जो है पूरी तरह से इंडिया का जो क्लेम की कि अब हमारे टेरिटरी के अंदर आ गया है, तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद वहाँ पे चालू किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वही इंडिया को देखता था, वो वाइसराय को अपॉइंट करता था। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब रानी को रिपोर्ट करता था या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता था। इस तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपने काउंसिल बनाया अपने हेल्प के लिए, 15 मेंबर का काउंसिल था जिसमें सिर्फ ब्रिटिश थे। ठीक है, और एक एडवाइजरी बॉडी था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक कैबिनेट मेंबर हुआ करता था और रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एजेंट का काम करता था। ठीक है, 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उनको वायसराय बोला जाने लगा, है ना। तो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया, आर्मी में इंडियन लोगों का संख्या कम किया गया, ब्रिटिश लोगों की संख्या को बढ़ाया गया, और इंडियन लोगों को मेनली कहाँ रखा गया, तो जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, सॉरी, मतलब ब्रिटिश वाले को इंटरनल सिक्योरिटी में रखा गया और इंडियन वाले को बाहर भेजा जाने लगा, दूसरे कंट्री में भेजा जाने लगा। ठीक है, अफ्रीका नेशन में, एशियन नेशन में, और भी दूसरे एशियन नेशन, जैसे ब्रिटिश का टेरिटरी यहीं थोड़ी था, श्रीलंका में था, उधर मालदीव तरफ भी था। ठीक है, कई जगह था, अफ्रीका में मेनली बहुत ज़्यादा भेजा गया। ठीक है, तो जहाँ भी मतलब इंडियन जो सिपाही थे, इंडिया जो सिपाही में भर्ती होता था उसको बाहर भेज दिया जाता था, और अंदर का मैटर समझाने के लिए, मतलब इंडिया के इंटरनल अफेयर में लिए ब्रिटिश सिपाही को रखा जाता था। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट चेंजेज वर मेड इन जुडिशियल फील्ड्स, जुडिशियल फील्ड में भी चेंजेस लाया गया, और सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर को पास किया गया, जुडिशरी को रीऑर्गेनाइज किया गया, हाई कोर्ट एक्ट 1861 लाया गया है ना, 1861 में एक हाई कोर्ट एक्ट आया गया, और जुडिशरी को ऑर्गेनाइज किया गया। हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता, बम्बे एंड मद्रास इन प्लेस ऑफ सदर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पहले इस तरह के रिवोल्ट के पहले इस तरह के कोर्ट होते थे, सदर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते थे, उसके जगह पर अब हाई कोर्ट लाया गया। और ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा एक म्यूटिनी कहा जाता है। ठीक है,
ग्रीज्ड कार्टेज के कारण। ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है इसको अलग अलग सारे इस पर बहुत सारे हिस्टोरियन का कमेंट है कि कुछ और का, कोई कुछ और कहता है, कोई इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहता है ना, पहला आज़ादी की लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कोई इसको सेपोई म्यूटिनी कहता है, कोई इसको बोलता है कि नहीं आज़ादी, ना आज़ादी की लड़ाई था, ना पूरे इंडिया की लड़ाई था, ठीक है, बस हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई था। तो इस तरीके से डिफरेंट लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया। तो ग्रीज्ड कार्टेज डिज़रायली का कहना था, यहाँ बताया जा रहा है कि म्यूटिनी ड्यू टू द यूज ऑफ ग्रीज्ड कार्टेज, डिज़रायली कॉल्ड इट ए नेशनल रिवोल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट, है ना। डिज़रायली एक वहाँ के हिस्टोरियन थे, उनका कहना है कि एक नेशनल रिवोल्ट था जिसका जड़ कहाँ था, तो मिसट्रस्ट में, है ना, विश्वास अविश्वास में, ठीक है, उस पर मतलब कि अंग्रेज़ों पे से विश्वास उठ गया था, जिसके कारण से रिवोल्ट हुआ था। उसी तरह से वी डी सावरकर इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोले, जो दामोदर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर या वीर सावरकर जो है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोले। और आर.सी. मजमूदार एक इंडियन हिस्टोरियन है, बोलते हैं कि नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। ये काफ़ी फेमस कोट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किसके द्वारा ऐसा बोला गया है कि न आज़ादी का लड़ाई था, न पहला, मतलब कि नाइदर द फर्स्ट, न पहला लड़ाई था, क्योंकि इसके पहले कई विद्रोह हो चुके थे ना। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिए थे कि वेल्लोर में विद्रोह हुआ था 3-4 साल पहले ही। न पहला था, न नेशनल था, क्योंकि पूरा देश इसमें नहीं था, पंजाब वाले रीजन में बहुत कम था, पंजाब में भी था बहुत कम था, फिर इधर मध्य प्रदेश तक ही लगभग सीमित था, उधर नहीं था, नहीं, मतलब साउथ इंडिया में उतनी अच्छे से था नहीं। तो न फर्स्ट था, न नेशनल था, न वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें लोग अपने पर्सनल रीजन के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने स्टेट के लिए, अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, न कि देश के लिए लड़ रहे थे, है ना। तो ये था फर्स्ट वॉर ऑफ, मतलब कि ये मजमूदार के द्वारा कहा गया, ठीक है। बल्कि जो मार्क्सिस्ट कैटेगरी के लोग थे, मार्क्सिस्ट विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग थे, तो ये क्या बोले कि सोल्जर पीजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट है ना। तो एक सोल्जर और पीजेंट यानी कि सैनिक और किसान के बीच का स्ट्रगल जो हो रहा था उसी के अगेंस्ट लड़ाई था, ठीक है, या फिर फॉरेन और फ्यूडल बॉन्डेज के कारण लड़ाई हुआ। तो इस तरीके से मतलब विदेशी ताकत के अगेंस्ट लड़ाई हुआ, फिर डिफरेंट कमेंट इस पर किया गया है। तो ये कुछ फेमस कोट था, अधिकांशतः यही पूछा जाता फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और डिजाइली का जो कमेंट था नेशनल रिवोल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट, और आर.सी. मजमूदार का जो कमेंट था, एक इस पे तो कई बार इसमें ये तो मेंस का क्वेश्चन में आया है एक बार कि अब बताइए कि 1857 के बारे में ऐसा बोला जाता है तो क्या ये सही है ना। उस पर मेंस का क्वेश्चन भी आया था इस कोट पे सिर्फ, ना इधर फर्स्ट नॉर नेशनल और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये था 1857 के बारे में एक रिवीजन वीडियो इन शॉर्ट। तो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।